वैगन से उतरकर वो सब बरामदे से होकर राहदारी में गए और वहां से एक कमरे में गायब हो गए। कुछ देर बाद वैगन वापस हो गई। हिल्टन ने जल्दी से ट्रांसमीटर पर रेड बास की फ्रीक्वेंसी सेट की और फिर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो हिल्टन कॉलिंग आरसी ओवर। हिल्टन ने तेज़ लहजे में बार बार यही फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस आरसी अटेंडिंग रिपोर्ट दो ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से रेड बास की आवाज़ सुनाई दी। बास गैर मुल्की जासूस रहाइश गाह में पहुंच गए हैं और एक वैगन नंबर RCD 110111 पर आए हैं जिस पर टिकटान कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ओवर। हिल्टन ने तेज़ लहजे में कहा। कितने अफराद हैं, तफसील बताओ। ओवर। दूसरी तरफ से पुरजोश लहजे में पूछा गया। बास। 2 लंबे तिरंगे हबशी, 6 एशियाई नौजवान और एक यूरोपियन कौमियत की औरत इस वैगन में से उतरी हैं। ओवर। हिल्टन ने जवाब दिया। इनमें से कोई चेहरे से अहमक नजर आने वाला नौजवान भी शामिल है। ओवर। रेड बास ने पूछा। यस बास मौजूद है, वो सबसे आखिर में उतरा था। ओवर। हिल्टन ने पुरजोश लहजे में कहा। ओके, अब इनमें से किसी को बचकर नहीं जाना चाहिए। मैं एक्शन शोबे के अफराद को भेज रहा हूँ, बाकी काम वो खुद संभाल लेंगे। ओवर। रेड बास ने जवाब दिया। यस बास। ओवर। हिल्टन ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल के अल्फाज के साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। यही अहमक सा नौजवान ही हमारा मुखबिर मालूम होता है। हिल्टन ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करते हुए माइकल से कहा। लेकिन बास, अब तो रेड बास ने किसी के बचकर ना निकलने का कहा है, जबकि उससे पहले उसने एक आदमी को चेक करने की बात की थी। माइकल ने कहा। मेरा ख्याल है कि रेड बास का मतलब ये था कि एक्शन शोबे के अफराद के आने तक किसी को बचकर ना जाने दिया जाए। हिल्टन ने जवाब दिया और माइकल ने इस्बात में सर हिला दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद सुरखरांग की 3 जीपें रहायशगाह से 100 गज के फासले पर रुकीं और उसमें से 12 अफराद उतरकर तेज़ी से इस रहायशगाह के गिर्द फैलते चले गए। इन सब ने सुर्ख रंग के लंबे ओवरकोट पहन रखे थे। ये रेड आर्मी के एक्शन शोबे के मखसूस तरबियत याफ्ता अफराद थे। उनका काम ही तबाही और कत्लो गारत था। ये ऐसा शोबा था जिसकी दहशत पूरे कास्ट्रिया के आसाब पर भूत की तरह सवार थी, क्योंकि इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला हर फर्द इंतहाई शफ़ाक और बेरहम किस्म का कातिल था। उनकी नज़रों में इंसानी जान की अहमियत हकीर कीड़े से भी कम थी। इन 12 अफराद में से 4 अफराद रहायशगाह की पिछली तरफ, जबकि 3 अफराद एक साइड पर और 3 अफराद दूसरी साइड पर चले गए, जबकि 2 अफराद फाटक की तरफ बढ़े। उन सब के हाथ ओवरकोटों की जेब में थे। उनमें से एक ने हाथ बढ़ाकर कॉल बेल को दबाया। हिल्टन और माइकल दोनों खामोश बैठे उनकी कार्रवाई देख रहे थे। कॉल बेल की आवाज़ सुनते ही कमरे से वही नौजवान जिसने पहले फाटक खोला था बरामद हुआ और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ फाटक के पास पहुंचा। उसने अंदर रुककर कुछ पूछा। फिर बाहर खड़े हुए 2 अफराद में से एक ने कोई जवाब दिया और फाटक खुलता चला गया। फाटक खुलते ही वो दोनों बिजली किसी तेज़ी से अंदर दाखिल हुए और उन्होंने किसी अकाब की तरह इस नौजवान को दबोचकर उठाकर ज़मीन पर पटहा। नौजवान ज़मीन पर गिरते ही बुरी तरह फड़कने लगा और चंद लम्हों बाद ही उसके हाथ पैर साकत हो गए। हिल्टन समझ गया कि इस नौजवान को उठाकर पटकने के दौरान ही मखसूस दाव से उसकी गर्दन तोड़ दी गई थी। इसके बाद इन दोनों अफराद ने हाथों में मशीन गनें संभाली और तेज़ी से बरामदे की तरफ भागे। उसी लम्हे साइडों में मौजूद 6 अफराद भी खुले हुए फाटक से अंदर दाखिल हुए और इन दोनों के पीछे लपके और फिर बरामदे के करीब पहुंचते ही उनके हाथ तेज़ी से हरकत में आए और दूसरे लम्हे उनके हाथों में मौजूद बम हवा में उड़ते हुए बरामदे और राहदारी के अंदर गिरे और इसके साथ ही खौफनाक धमाकों से इर्द गिर्द का इलाका गूंज उठा। बमों से बरामदे और राहदारी के परहचे उड़ा दिए गए थे। हर तरफ सीमेंट का सुरमई सा गुबार छा गया। एक्शन शोबे के अफराद बम फेंकते ही तेज़ी से ज़मीन पर लेट गए और उन्होंने बाकायदा फौजी अंदाज में मोर्चाबंदी कर ली। फायर! अचानक एक आदमी ने चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे कोठी मशीन गनों की तरतराहट से गूंज उठी। 8 मशीन गनों से निकली हुई गोलियां बारिश की तरह इस सुरमई गुबार में गिर रही थीं। उसी लम्हे रहायशगाह के अकब से भी गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। 4 लम्हों तक अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद ज़मीन पर लेटे हुए एक आदमी के हाथ ऊंचा करते ही फायरिंग रुक गई। सुरमई गुबार अब छटता जा रहा था और टूटी फूटी दीवारें और बरामदे की उधरी हुई छत नुमायां होने लगी थी। वो सब ज़मीन पर लेटे हुए बड़े चौकन्ने अंदाज में अंदरूनी सिमत देख रहे थे। उन्हें फायरिंग बंद किए 4 लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक ऊपर छत से तरतराहट की आवाज़ गूंजी और इसके साथ ही सहन में से चीहों की आवाज़ें उभरीं। 3 अफराद तेज़ी से उठकर बरामदे की तरफ भागे, जबकि 4 अफराद तो मौका पर ही हलाक हो गए और एक शख्स वहीं फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। बरामदे में पहुंचते ही इन तीनों ने मशीन गनों से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन दूसरे लम्हे बरामदे की अंदरूनी खिड़कियों से इन पर बेतहाशा फायरिंग शुरू हो गई और वो तीनों ही बरामदे में लट्टुओं की तरह घूमते हुए ढेर हो गए। हिल्टन ने जल्दी से ट्रांसमीटर का बटन ऑन किया। हेलो हेलो हिल्टन कॉलिंग, सब लोग रहायशगाह पर टूट पड़ो, मुकम्मल तौर पर तबाह कर दो, कोई बच कर ना जाए। ओवर एंड ऑल। हिल्टन ने जनरल फ्रिक्वेंसी पर रहायशगाह के गिर्द बिखरे हुए अपने साथियों को चीखते हुए हदायत की। आओ माइकल। हिल्टन ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करके उसे वापस जेब में मुंतकिल करते हुए कहा और इसके साथ ही वो भागता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। माइकल उसकी पैरवी कर रहा था और बाहर खौफनाक धमाकों और मशीन गनों की तरतराहट से यूं महसूस हो रहा था जैसे 2 बड़ी फौजें आपस में टकरा गई हों।
जहाज़ के कॉकपिट डोर पर सुर्ख रंग का बल्ब जलते ही जहाज़ में मौजूद सीक्रेट सर्विस के मेंबरान और इमरान सब चौंक कर सीधे हो गए, क्योंकि इस बल्ब के जलने का मतलब ये था कि जहाज़ अब लैंड करने वाला है। जहाज़ की रफ्तार में खासी कमी आ गई थी और उसके इंजनों में पैदा होने वाली गूंज अब बढ़ गई थी। सबने बड़ी फुर्ती से बेल्टें बांध लीं और मुस्तैद होकर बैठ गए। चंद लम्हों बाद जहाज़ की रफ्तार आहिस्ता होते होते ख़त्म हो गई और इसी लम्हे कॉकपिट का दरवाज़ा खोलकर वही सेकंड पायलट बाहर आ गया। हम हसूसी एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं जनाब, आइए। सेकंड पायलट ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने आगे बढ़कर जहाज़ का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के साथ चिमटी हुई फोल्डिंग सीढ़ी खोली और फिर वो खुद सीढ़ी के ज़रिए नीचे उतर गया। इसके बाद सीक्रेट सर्विस के मेंबरान नीचे उतरने लगे। बाहर चमकीली धूप फैली हुई थी। ये एक छोटा सा एयरपोर्ट था, बस इसका रनवे हादसा बड़ा था। दरअसल कास्ट्रिया में प्राइवेट जहाज़ रानी का शोबा बहुत फैला हुआ था। यहाँ बड़ी बड़ी फ़िज़ाई कंपनियों के अपने एयरपोर्ट थे जहाँ हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं था। ये भी एक ऐसा ही एयरपोर्ट था। नीचे उतरते ही वो एयरपोर्ट की इमारत की तरफ बढ़े। उसी लम्हे एयरपोर्ट की इमारत से निकलकर चुस्त लिबास में मलबूस एक नौजवान तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा। मुझे एशलम कहते हैं, आप में से इमरान साहब कौन है? नौजवान ने करीब आकर कहा। इमरान साहब तो शायद आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, अलबत्ता इमरान हाजिर है। इमरान ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। मैं तो आपको इमरान साहब ही कहूँगा, आइए मेरे साथ, मुझे एंजेलो साहब ने भेजा है। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र है कि आप साहब कहने पर ही मिसर हैं, अगर आप बेगम कहने पर इसरार करते तो मैं आपका क्या बिगाड़ सकता था? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और एशलम खिलखिलाकर हंस पड़ा। आप बेहद दिलचस्प आदमी हैं, एशलम ने कहा। इस दौरान वो एयरपोर्ट की छोटी सी इमारत में पहुंच गए। आइए, बाहर वैगन मौजूद है, हमने एक तवील सफ़र करना है, एशलम ने कहा। हमारा सामान? इमरान ने कहा। ओ, सामान की आप फिक्र ना करें, वो पहुंच जाएगा। रास्ते में यहाँ अक्सर हंगामी चेकिंग होती रहती है, अगर कोई गलत चीज़ पकड़ी गई तो आज़ाब बन जाएगा, एशलम ने कहा। लेकिन अगर हमें ही चेक कर लिया गया तो? इमरान ने बाहर की तरफ कदम उठाते हुए कहा। आपके तमाम कागजात वैगन में मौजूद हैं। आप बैनुल-अक़वामी वफ़द के अरकान हैं जो कास्ट्रिया के मुतालियाती दौरे पर आया हुआ है, एशलम ने हंसते हुए कहा और इमरान ने सर हिला दिया। एंजेलो हादसा होशियार और बावसाइल आदमी था। एयरपोर्ट की इमारत के बाहर एक बड़ी सी वैगन मौजूद थी जिस पर टिकटान कंपनी का नाम लिखा हुआ था। ये फर्म इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती थी। आप सब पीछे बैठेंगे क्योंकि मेरे साथ किसी भी अजनबी को देखकर पुलिस हाँ गाड़ी रोक लेगी। एशलम ने वैगन का पिछला दरवाज़ा खोलते हुए कहा और इमरान सर हिलाकर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे बाकी साथी भी वैगन में सवार हो गए और चंद लम्हों बाद वैगन हरकत में आ गई। ड्राइवर की पुश्त पर एक अंधा शीशा लगा हुआ था जिससे वैगन का पिछला हिस्सा ड्राइविंग सीट से बिल्कुल अलहदा हो गया था, लेकिन वैगन के चलते ही एशलम ने कोई बटन दबाकर ये शीशा गायब कर दिया। अब वो सब एक ही वैगन का हिस्सा बन गए। सिर्फ फ़र्क ये था कि ड्राइवर के साथ वाली सीट खाली थी। हमें कितनी दूर जाना होगा? इमरान ने एशलम से मुखातिब होकर पूछा। हमने कांस्टाइन शहर जाना है जो कास्ट्रिया के दारुल हुकूमत आयाना से 100 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है, एशलम ने गर्दन मोड़े बगैर ऊपर लगे हुए ब्लैक मिरर में इमरान को जवाब देते हुए कहा। वैगन खासी तेज़ रफ्तारी से एक फराख सड़क पर दौड़ रही थी। यहाँ रेड आर्मी की क्या पोजीशन है? इमरान ने पूछा। रेड आर्मी कास्ट्रिया में दहशत का दूसरा नाम है इमरान साहब। पूरा मुल्क उसकी रियासत है और हर आदमी उसका गुलाम। रेड आर्मी का सरबराह रेड चीफ ही दरअसल इस मुल्क का असली सरबराह है, बाकी ओहदे तो बस नाम के हैं, एशलम ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। आपकी पार्टी डीपी की यहाँ क्या पोजीशन है? इमरान शायद जल्द अज जल्द सारी मालूमात हासिल कर लेना चाहता था। डीपी हुकूमत की नज़रों में दुश्मन अव्वल है। उसके किसी कारकुन को बगैर मुकदमा चलाए गोली मार देना हुकूमत का नस्बुलैन है, क्योंकि डीपी बराह रास्त इस निज़ाम से टकराना चाहती है जिसकी नुमाइंदगी यहाँ हुकूमत कर रही है, एशलम ने जवाब दिया। आम पब्लिक की क्या पोजीशन है? वो किस हद तक डीपी के साथ हमदर्दी रखती है? इमरान ने पूछा। अवाम की अक्सरियत मौजूदा निज़ाम से छुटकारा चाहती है क्योंकि ये जबर और गुलामी का निज़ाम है, लेकिन वो इस वक्त तक खुलकर सामने नहीं आ सकते जब तक डीपी ताकत ना पकड़े, एशलम ने जवाब दिया। एशलम का जवाब सुनते ही इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के आसार नुमाया हो गए। इमरान के बाकी साथी खामोश बैठे हुए थे। आपने काफ़ी सवाल पूछ लिए हैं, अगर आप महसूस ना करें तो मैं भी 2-3 सवालात पूछ लूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एशलम ने पूछा। क्या आपके सवालात नुकीले हैं? इमरान ने पूछा। नुकीले क्या मतलब? एशलम ने चौंक कर पूछा। मतलब है कि अगर ये मेरे जिस्म को चुभेंगे तो जाहिर है कि मैं महसूस करूँगा। अब इतना भी बेहिस नहीं हूँ मैं, इमरान ने अल्फाज महसूस ना करें पर जोर देते हुए कहा। ओ, मेरा मतलब ये नहीं था। बहरहाल क्या आप बता सकते हैं कि आपका डीपी से कैसे रब्ता हुआ जबकि डीपी इंतहाई खुफिया तंजीम है? एशलम ने कहा। मिस्टर एंजलो मेरे क्लास फेलो बल्कि सीट फेलो रहे हैं। हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सबसे नालायक तालिबे इल्म थे और आपको तो मालूम होगा कि नालायकों के दरमियान राब्ता मुसलसल जारी रहता है, एक दूसरे को अपनी अपनी नालायकियों की कहानियाँ सुनाई जा सकें। इमरान ने संजीदा अंदाज में सर हिलाते हुए कहा और एशलम इस बार कहकहा लगाकर हंस पड़ा।
ओह, मैं समझ गया। अब दूसरा सवाल कि आपका ताल्लुक़ किस तंज़ीम से है और आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? एशलम ने पूछा। दरअसल मैंने एक तंज़ीम बनाई हुई है जिसका नाम खुदाई फ़ौजदार है, यानी गार्ड फ़ोर्स। और जहाँ भी अल्लाह यानी गार्ड की सरज़मीन में जबर का दौरा होता है, वहाँ खुदाई फ़ौजदार पहुँच जाते हैं, इमरान ने जवाब दिया। और उसकी इस बात पर सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान के लबों पर मुस्कुराहट तैर गई। आखिर आपका ज़ाती मकसद भी तो होगा, अब हम हाथों पराई आग में कूदने से रहे? एशलम ने पूछा। हमारी ज़ुबान में खुदाई फ़ौजदार कहते ही उसे हैं जो हम पराई आग में कूद पड़ता हो, और उसे बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कि हम खुदाई फ़ौजदार हैं। इमरान ने बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में बदलते हुए कहा। आप यहाँ आखिर करेंगे क्या? एशलम ने एक और सवाल किया। मैंने तुमसे 3 सवाल किए थे और तुम्हारे 3 सवालों के जवाब दे दिए हैं, इसीलिए हिसाब बराबर चौथे सवाल वाला मसला गलत है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और एशलम जवाब में हंस पड़ा। ठीक है जनाब, ये भी आपकी मेहरबानी है कि आपने मेरे 3 सवालों के जवाबात दे दिए हैं, वरना आप चाहते तो इनकार भी कर सकते थे, एशलम ने हंसते हुए कहा। खुदाई फ़ौजदार इनकार नहीं कर सकते। अब देखो, खुदाई फ़ौजदार को तुम्हारे बास ने तलब किया और खुदाई फ़ौजदार पहुंच गए, इमरान ने कहा। इसका तो ये भी मतलब हो सकता है कि अगर हुकूमत आपको बुलाती तो आप डीपी के खिलाफ उसके साथ भी काम करने से इनकार ना करते, एशलम ने इस बार कदरे तलख लहजे में जवाब देते हुए कहा। हुकूमतें खुदाई फ़ौजदारों को नहीं बुलाती मिस्टर एशलम, वरना खुदाई फ़ौजदारों के आने के बाद वह हुकूमत काम और रियाया ज़्यादा बन जाती हैं, इमरान ने कहा। और एशलम इस बार कुछ कहने की बजाय कंधे उचकाकर खामोश हो गया। वैगन हांसी तेज़ रफ्तारी से मुसलसल सफ़र कर रही थी। अब वैगन में खामोशी तारी हो गई थी। अचानक डैशबोर्ड से हल्की सी सीटी की आवाज़ गूंजी और एशलम चौंक पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। हेलो हेलो, DP1 कॉलिंग ओवर। डैशबोर्ड पर खुफिया नस्ब ट्रांसमीटर से एंजेलो की आवाज़ सुनाई दी। यस AM स्पीकिंग ओवर, एशलम ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया। क्या पोजीशन है? ओवर। दूसरी तरफ से पूछा गया। हालात दुरुस्त हैं, माल वसूल कर लिया गया है, अब उसे लोड करने के लिए ले जाया जा रहा है। ओवर, एशलम ने जवाब दिया। और इमरान और उसके साथी अपने मुतालिक माल का लफ्ज़ सुनकर मुस्कुराने लगे। ओके, उसे स्टोर करके मुझे रिपोर्ट करना। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया। और एशलम ने हाथ बढ़ाकर बटन ऑफ कर दिया। किसी हवादार स्टोर में रखना, माल को कहीं गल सड़ ना जाए, इमरान ने राब्ता ख़त्म होते ही एशलम से मुखातिब होकर कहा। और एशलम कहकहा लगाकर हंस पड़ा। माजरत हुआ हूँ जनाब, हालात ऐसे हैं कि हमें हर तरफ से मुहतात रहना पड़ता है, एशलम ने हंसते हुए कहा। तुम लोगों की एहतियात का पता तो इस वक्त चलेगा जब हम स्टोर हो जाएंगे, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। क्या मतलब? क्या आपको शक है कि हमारी निगरानी हो रही है? एशलम इमरान की बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। हालात ऐसे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, और जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है इस वक्त हम वाकई माल बने हुए हैं, कहीं जाकर स्टोर होंगे तो फिर पुर्जे निकालेंगे, इमरान ने कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, हम हर वक्त मुहतात रहते हैं, यही वजह है कि आज तक रेड आर्मी हमारा खोज नहीं निकाल सकी, एशलम ने यकीन दिलाते हुए कहा। और फिर मजीद पौने 2 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो मेन रोड छोड़कर साइड रोड पर मुड़ गए। ये रोड एक खूबसूरत लेकिन छोटे से शहर के अंदर जा रही थी। ये कांस्टाइन शहर है जनाब, एशलम ने शहर में दाखिल होते ही कहा। और इमरान और उसके साथी साइड के शीशों में इमारतों को गौर से देखने लगे। वैगन मुख्तलिफ सड़कों से घूमती हुई एक रहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई। यहाँ तमाम इमारतें एक जैसे डिज़ाइन की बनी हुई थीं, अलबत्ता सड़क के दोनों अतराफ की इमारतें डिज़ाइन के लिहाज से मुख्तलिफ थीं। दाएं तरफ वाली इमारतें एक मंजिला थीं, जबकि बाएं हाथ वाली इमारतें तमाम 2 मंजिला थीं। वैगन एक मंजिला इमारत के गेट पर जाकर रुक गई और एशलम नीचे उतरा। उसने आगे बढ़कर फाटक के साथ लगे हुए कॉल बेल को मखसूस अंदाज में 2-3 बार दबाया और फाटक के साथ खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद फाटक की अंदरूनी तरफ से किसी ने आवाज़ दी। एशलम ने जवाब में कुछ कहा तो फाटक खुलता चला गया और एशलम वापस आकर वैगन अंदर लेता चला गया। अंदर एक बरामदा था जिसके दरमियान में एक राहदारी और उसकी साइडों में कमरे बने हुए थे। वैगन बरामदे में करीब पहुंचकर रुक गई और एशलम ने नीचे उतरकर वैगन का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। फिर दरवाजे के करीब बैठे हुए जवाना और जोसेफ सबसे पहले नीचे उतरे। इसके बाद सीक्रेट सर्विस के मेंबरान और फिर जूलिया के बाद सबसे आखिर में इमरान नीचे उतर आया। नीचे उतरकर इमरान ने सरसरी अंदाज में इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। फिर उसकी नज़रें सामने वाली इमारत की दूसरी मंजिल की खुली हुई खिड़कियों पर पड़ी। वहाँ उसे 2 अफराद बैठे हुए नजर आए। उस कमरे के अंदर अंधेरा था, इसलिए वो अफराद सरसरी तौर पर देखने में नज़र नहीं आते थे, लेकिन इमरान की तेज़ नज़रों ने उनके हैवले चेक कर लिए थे। आइए जनाब, एशलम ने उससे मुखातिब होकर कहा और इमरान कंधे उचकाता हुआ बरामदे की तरफ मुड़ गया। राहदारी से गुजरकर वो एक कमरे में दाखिल हुए। एशलम आगे आगे था। उसने शुमाली साइड में लगा हुआ एक दरवाज़ा खोला और इमरान को अंदर जाने का इशारा किया। दूसरी तरफ एक खासा बड़ा कमरा था जिसे ड्राइंग रूम के अंदाज में सजाया गया था। एक सोफे पर लंबा तिरंगा आदमी बैठा हुआ था। उसके सर के बाल कनपट्टियों से सफ़ेद थे, जबकि बाकी सबके बाल गहरे काले रंग के थे। उसकी खूबसूरत तराश की मूंछें उसके चेहरे पर हांसी खूबसूरत लग रही थीं।
ये एंजेलो था डीपी का सरबराह। इमरान और एंजेलो वाकई ऑक्सफोर्ड में क्लास फेलो रहे थे। खुशामदीद खुशामदीद, एंजेलो ने इमरान और उसके साथियों को देखते ही उठकर कहा और आगे बढ़कर इमरान से बगलगीर हो गया। उसके अंदाज में बेपनाह जोशो खरोश मौजूद था। अरे अरे क्या खाते रहते हो मेरी पसलियाँ, अरे, इमरान ने भींचे भींचे लहजे में कहा और एंजेलो ने कहकहा लगाते हुए उसे छोड़ दिया। तुम्हारे मुतालिक मुझे रिपोर्टें मिलती रहती हैं कि तुम वही शैतान हो जो ऑक्सफोर्ड के दौर में थे, एंजेलो ने हंसते हुए कहा। और शायद तुम्हारे ग्रेड में तरक्की हो चुकी है, इमरान ने मासूम से लहजे में जवाब दिया और एंजेलो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरे ख्याल में बाकी साथियों से तारुफ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा नाम एंजेलो है और खुशकिस्मती से मैं इमरान का क्लास फेलो रहा हूँ, एंजेलो ने मुस्कुराकर दूसरों की तरफ देखते हुए कहा। ये मिस हनालोलो हैं, ये दिल का हाल पढ़ने की माहिर हैं, इसीलिए अपने दिल का हाल अहवाल ज़रा दुरुस्त रखना, इमरान ने जूलिया का तारुफ कराते हुए कहा और एंजेलो एक बार फिर हंस पड़ा। ओ मिस हनालोलो, बड़ा खूबसूरत नाम है, एंजेलो ने जूलिया की तरफ मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, मगर जूलिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की बजाय ज़रा सा सर को झुकाकर सलाम कर दिया और एंजेलो ने शर्मिंदा होकर हाथ वापस खींच लिया। अरे मैं समझा कि आपका ताल्लुक मगरिब से है, लेकिन एंजेलो ने शर्मिंदगी मिटाने के लिए खसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा। ताल्लुक तो इनका मगरिब से ही है, लेकिन ये अगर इसी तरह अपना हाथ दूसरों के हाथ में देती रहती तो अब तक मिस की बजाय कई बार मिसेज बन चुकी होती, इमरान ने कहा और एंजेलो के जोरदार कहकहों से कमरा गूंज उठा।